रबीज एक ऐसा वायरस जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। रबीज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर एक डर सा बैठ जाता है, और ये डर लाजमी भी है क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर समय पर इलाज ना हो तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। लेकिन डर से ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी। सही ज्ञान और एहतियात से हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों और जानवरों को भी इस खतरनाक वायरस से बचा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स बताने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एम्पावर करने के लिए है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। आज हम जानेंगे रबीज के 20 शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। हम इस वायरस की गहराई में उतरेंगे, इसके काम करने के तरीके को समझेंगे और उन मिथ्स को भी बस्ट करेंगे जो इसके बारे में फैले हुए हैं। हर फैक्ट एक नया पर्सपेक्टिव देगा, इस वायरस के छुपी हुई दुनिया को आपके सामने लाएगा। ये सफ़र थोड़ा इंटेंस हो सकता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ इसके अंत तक आप रबीज के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा जानकर और सतर्क हो जाएंगे। तो अपनी क्यूरियोसिटी को तैयार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस दुश्मन की शक्ल को देखते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रबीज वायरस को देखते हैं तो इसका शेप बेहद यूनिक होता है। अ परफेक्ट बुलेट। ये कोई आम गोला या रोड शेप्ड वायरस नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 180 नैनोमीटर्स और 1475 नैनोमीटर्स होती है। सोच कर देखिए, यह इतना छोटा है कि इनकी हजारों कॉपीज एक सुई की नोक पर समा सकती हैं। लेकिन इसका असर इतना बड़ा है कि ये पूरे नर्वस सिस्टम को अकेले ही हिजैक कर सकता है। इस बुलेट के ऊपर एक खास तरह का कोट होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन जी नाम के मॉलिक्यूल्स से बना होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स वायरस के लिए मास्टर की तरह काम करते हैं। इन्हीं की मदद से वायरस हमारे नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स के दरवाजे पर दस्तक देता है और उनके अंदर घुस जाता है। ये बुलेट शेप और ग्लाइकोप्रोटीन जी का कॉम्बिनेशन ही रबीज वायरस को इतना एफिशिएंट और खतरनाक बनाता है। ये उसकी पहचान है, अ सिग्नेचर ऑफ अ साइलेंट एंड डेडली इन्वेडर। जब रबीज वायरस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है तो वो अपने पीछे एक अजीब निशानी छोड़ जाता है। इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स के अंदर, खासकर ब्रेन के हिपोकैम्पस और सेरेबेलम जैसे हिस्सों में छोटे छोटे पिंकिश रेड दाग दिखाई देने लगते हैं। इन दागों को नेग्री बॉडीज कहते हैं। ये बेसिकली वायरस की फैक्ट्रीज हैं जहां वायरस अपनी हजारों कॉपीज बना रहा होता है। इनका साइज 0.2 से 27 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है और इनकी मौजूदगी रबीज इन्फेक्शन का एक अहम सबूत मानी जाती है। इनकी खोज साल 1903 में एक इटालियन पैथोलॉजिस्ट अदेल्ची नेग्री ने की थी। उस वक्त यह एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी क्योंकि इससे डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम यानी मौत के बाद रबीज को कंफर्म करने का एक विश्वसनीय तरीका मिल गया था। आज भी जब किसी जानवर में रबीज का शक होता है तो उसके ब्रेन टिश्यू में नेग्री बॉडीज की जांच की जाती है। ये वायरस के छोड़े हुए फिंगरप्रिंट्स की तरह हैं जो उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं। सोचने वाली बात है कि काटने की जगह से वायरस ब्रेन तक इतनी तेजी से कैसे पहुंच जाता है। इसका जवाब है रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। ये एक बायोलॉजिकल हाईवे है जो हमारे पेरिफेरल नर्व्स से सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। रबीज वायरस इस हाईवे पर एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह सफर करता है। एक बार जब यह नर्वे एंडिंग में घुस जाता है तो यह 12 से 24 मिलीमीटर्स पर डे की रफ्तार से ब्रेन की तरफ बढ़ता है। यही वजह है कि अगर काटने का घाव सर, चेहरे या गर्दन के पास हो तो सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखने लगते हैं, क्योंकि वायरस को ब्रेन तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि पैर या हाथ पर काटने से सिम्टम्स आने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इतना एफिशिएंट है कि वायरस हमारे इम्यून सिस्टम की नज़र से बचते हुए चुपके से अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। ये एक रेस अगेंस्ट टाइम है जहां वायरस हमारे ही नर्वस सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। रबीज कोई लोकल या रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, यह एक ग्लोबल क्राइसिस है। अंटार्कटिका को छोड़कर ये वायरस दुनिया के हर महाद्वीप पर मौजूद है। हर साल लगभग 950,000 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं और यह आंकड़ा शायद अंडर रिपोर्टेड भी है।
इस ग्लोबल फिगर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 95%, अफ्रीका और एशिया के देशों से आता है, जहां अवेयरनेस और मेडिकल फैसिलिटीज की कमी इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है। सबसे दुख की बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे होते हैं। रबीज से होने वाली कुल मौतों में से 40% बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। बच्चे अक्सर जानवरों के साथ खेलते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें काटने के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने से डरते हैं, जिसके कारण समय पर इलाज नहीं हो पाता। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि रबीज सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं, बल्कि एक सोशल और इकोनॉमिक इशू भी है, जिससे लड़ने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की सख्त जरूरत है। जब हम कहते हैं कि रबीज खतरनाक है, तो हम इसकी सीरियसनेस को कम आंक रहे हैं। सच्चाई ये है कि एक बार जब रबीज के सिम्टम्स जैसे कि फीवर, हेडेक या कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं, तो इसका मोर्टेलिटी रेट 99.99% है। इसका मतलब है कि सिम्टम्स आने के बाद मौत लगभग तय है। ये इसे इंसानों को होने वाली सबसे घातक इन्फेक्शियस डिजीज बनाता है। इसका कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद हम इस वायरस के आगे बेबस हो जाते हैं। दुनिया भर में गिने चुने, शायद 20 से भी कम ऐसे मामले रिकॉर्ड किए गए हैं जहां लोग सिम्टम्स आने के बाद भी बच गए। इनमें से कुछ केसेस में मिल्वॉकी प्रोटोकॉल नाम का एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसकी सक्सेस रेट भी बेहद कम है और उसके रिजल्ट्स पर अभी भी बहस जारी है। इसलिए ये फैक्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल साफ होना चाहिए। रबीज के मामले में प्रिवेंशन ही सब कुछ है। एक बार सिम्टम्स शुरू हो गए तो गेम ओवर हो जाता है। रबीज की इस भयानक तस्वीर के बीच उम्मीद की एक किरण 19th सेंचुरी में ही दिख गई थी। इसका श्रेय जाता है महान साइंटिस्ट लुई पास्टर को। 1885 में पास्टर ने रबीज के खिलाफ पहली सक्सेसफुल वैक्सीन तैयार की। उन्होंने एक कमजोर किए गए वायरस का इस्तेमाल करके ये वैक्सीन बनाई थी। उनका पहला हमन पेशेंट एक 9 साल का लड़का था, जिसका नाम जोसेफ माइस्टर था। जोसेफ को एक पगाल कुत्ते ने बुरी तरह से 14 जगह काटा था और उसकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक बड़े नैतिक दुविधा के बाद पास्टर ने उस बच्चे को अपनी एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन देने का फैसला किया। अगले 3 दिनों तक जोसेफ को रोजाना वैक्सीन के इंजेक्शंस दिए गए और चमत्कार हो गए। वो बच्चा न सिर्फ जिंदा बचा, बल्कि उसने एक नॉर्मल जिंदगी भी जी। ये मेडिकल हिस्ट्री का एक सुनहरा पल था। इसने साबित कर दिया कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी काटने के बाद भी वैक्सीन देकर रबीज को रोका जा सकता है। लुई पास्टर की ये खोज आज भी लाखों जिंदगियां बचा रही है। रबीज के सबसे जाने माने सिम्टम्स में से एक है हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर। लोग अक्सर सोचते हैं कि मरीज को पानी से डर लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह है। असल में वायरस गले और लैरिंक्स की मांसपेशियों को इतना आक्रांत कर देता है कि पानी पीने की कोशिश करते ही उनमें जोरदार दर्दनाक ऐंठान यानी स्पैज़म होती है। यह ऐंठान इतनी तीव्र होती है कि मरीज का गला घुटने लगता है और वो पानी देखते ही घबरा जाता है, क्योंकि उसका दिमाग उस दर्दनाक अनुभव से पानी को जोड़ लेता है। इसी तरह एक और डरावना सिम्टम है एरोफोबिया यानी हवा से डर। जब बीमारी बढ़ जाती है तो मरीज इतना सेंसिटिव हो जाता है कि चेहरे पर हवा का हल्का सा झोंका भी उन्हीं दर्दनाक स्पैज़म्स को ट्रिगर कर देता है। पंखे की हवा या किसी के पास से गुजारने पर पैदा हुई हवा भी असहनीय पीड़ा का कारण बन सकती है। ये सिम्टम्स रबीज के एडवांस स्टेज का संकेत हैं और बताते हैं कि वायरस ने नर्वस सिस्टम पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है। रबीज फैलने वाले जानवर हर जगह अलग अलग होते हैं। विकासशील देशों जैसे कि इंडिया में 99% ह्यूमन रबीज केसेस के लिए पालतू और आवारा कुत्ते जिम्मेदार हैं। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ कुत्तों की आबादी बहुत ज़्यादा है और उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स उतने मजबूत नहीं हैं। इसलिए इन देशों में रबीज प्रिवेंशन का मतलब मुख्य रूप से कुत्तों का वैक्सीनेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल है। यहाँ बिवेयर ऑफ डॉग्स का साइन एक अलग ही मायने रखता है। वहीं दूसरी तरफ विकसित देशों जैसे अमेरिका और यूरोप में कुत्तों में रबीज लगभग खत्म हो चुका है।
उनके सख्त वैक्सीनेशन और कंट्रोल प्रोग्राम्स के कारण। वहां रबीज के मुख्य रिजर्वॉयर्स यानी वायरस को पनाह देने वाले जीव जंगली जानवर हैं। इनमें सबसे आम हैं चमगादड़, रैकून्स, स्कंक्स और लुमडियान। इसलिए इन देशों में लोगों को जंगली जीवों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ये दिखाता है कि रबीज से लड़ाई स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूप लेती है। आरएनए वायरसेस आमतौर पर अपनी तेजी से बदलने वाली प्रकृति यानी हाई म्यूटेशन रेट के लिए बदनाम हैं। इन्फ्लुएंजा और एचआईवी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जो लगातार बदलते रहते हैं, जिससे उनके लिए वैक्सीन बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रबीज वायरस इस मामले में एक अपवाद है। एक आरएनए वायरस होने के बावजूद इसका जीनोम यानी इसका जेनेटिक मटेरियल आश्चर्यजनक रूप से स्टेबल है। इसका म्यूटेशन रेट दूसरे आरएनए वायरसेस की तुलना में काफी कम है। इस जेनेटिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा फायदा है। इसका मतलब है कि जो वैक्सीन सालों पहले बनाई गई थी वो आज भी उतनी ही प्रभावी है। वायरस ने वैक्सीन को बेअसर करने के लिए खुद को इतना नहीं बदला है। यही वजह है कि लुईस पास्ट्योर के समय से चली आ रही वैक्सीन स्ट्रैटेजी आज भी काम करती है। इस स्थिरता के कारण दुनिया के किसी भी हिस्से में पाए जाने वाले रबीज वायरस के स्ट्रेन के खिलाफ एक ही स्टैंडर्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इस ग्लोबल बीमारी से लड़ने में एक बहुत बड़ी सुविधा है। फैक्ट नंबर 10, द बैट कनेक्शन। चमगादड़ यानी बैट्स रबीज के सबसे अनोखे कैरियर्स में से एक हैं। दूसरे जानवरों के विपरीत चमगादड़ रबीज वायरस को बिना बीमार पड़े या मरे महीनों तक अपने शरीर में रख सकते हैं। उनका इम्यून सिस्टम वायरस को कंट्रोल में रखता है, लेकिन यूज पूरी तरह से खत्म नहीं करता। इस दौरान वायरस उनकी लार यानी सलीवा में मौजूद रहता है, जिससे वो दूसरे जानवरों या इंसानों तक इसे फैला सकते हैं। ये उन्हें एक परफेक्ट साइलेंट रिजर्वॉयर बनाता है। एक और खास बात यह है कि चमगादड़ से होने वाला रबीज इंसानों में अक्सर बहुत तेजी से बढ़ता है और एन्सेफेलिटिक या फ्यूरियस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। इसमें मरीज बेहद आक्रामक, एजिटेटेड और कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि चमगादड़ के काटने का निशान बहुत छोटा होता है और कई बार पता भी नहीं चलता। इसलिए अमेरिका जैसे देशों में अनजाने में हुए बर्ड एक्सपोजर से रबीज के केसेस सबसे आम हैं। अगर आप कभी किसी कमरे में सोकर उठें और वहां चमगादड़ मिले, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। फैक्ट नंबर 11, ह्यूमंस आर डेड एंड होस्ट्स। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या इंसान भी रबीज के कैरियर बन सकते हैं, यानी बिना बीमार पड़े वायरस को फैला सकते हैं? इसका साफ जवाब है नहीं। इंसानों के मामले में रबीज वायरस के लिए कोई कैरियर स्टेट नहीं होती। जब कोई इंसान इस वायरस से इन्फेक्ट होता है तो सिर्फ दो ही परिणाम संभव हैं। या तो वायरस उसके नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगा और बीमारी के लक्षण यानी सिम्टम्स पैदा करेगा, जिसका अंजाम मौत है, या फिर अगर उस व्यक्ति को समय पर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का पूरा कोर्स मिल जाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम वायरस को ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देगा। इंसान इस बीमारी के लिए डेड एंड होस्ट माने जाते हैं। इसका मतलब है कि वायरस हम तक आकर अपनी जर्नी खत्म कर लेता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आम तौर पर नहीं होता, हालांकि थियोरेटिकली ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए ये संभव है और इसके बेहद दुर्लभ मामले रिकॉर्ड भी किए गए हैं। फैक्ट नंबर 12, द चैलेंज ऑफ डायग्नोसिस। जिंदा मरीज में रबीज का पता लगाना, खासकर शुरुआती दौर में, एक बड़ी चुनौती है। शुरू में इसके लक्षण आम फ्लू जैसे होते हैं, जैसे बुखार, सिरदर्द और कमजोरी। इसलिए जब तक हाइड्रोफोबिया जैसे स्पेसिफिक लक्षण नहीं दिखते, इसका डायग्नोसिस मुश्किल होता है। एंटीमॉर्टम यानी मरीज के जिंदा रहते हुए डायग्नोसिस के लिए कई टेस्ट्स किए जाते हैं। इनमें सलीवा, स्पाइनल फ्लूइड और स्किन बायोप्सी, अक्सर गर्दन के पीछे से, के सैंपल्स लिए जाते हैं। इन सैंपल्स में वायरस के आरएनए या एंटीजन को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन रबीज का डेफिनेटिव यानी एक 100% पक्का डायग्नोसिस अभी भी पोस्टमार्टम ही होता है। मरीज की मौत के बाद उसके ब्रेन टिश्यू का सैंपल लेकर उसमें डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी या डीएफए टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट ब्रेन में रबीज वायरस एंटीजेंस की मौजूदगी को कंफर्म करता है। इसके अलावा
नेगरी बॉडीज की जांच भी की जाती है। डायग्नोसिस की यह जटिलता इस बात पर जोर देती है कि हमें इन सिम्टम्स आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि संदिग्ध एक्सपोजर के तुरंत बाद ही एक्शन लेना चाहिए। जब किसी को ऐसे जानवर ने काटा हो जिसमें रबीज का शक है, तो सिर्फ वैक्सीन लगवाना काफी नहीं हो सकता, खासकर अगर घाव गहरा या ज्यादा हो। यहाँ पर रबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यानी रिग की भूमिका आती है। रिग, जिसे पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज का एक इंजेक्शन है। ये एंटीबॉडीज सीधे वायरस पर हमला करके यूज न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जब तक कि हमारा शरीर वैक्सीन के जवाब में अपनी खुद की एंटीबॉडीज बनाना शुरू ना कर दे। सोचिए, वैक्सीन शरीर को एंटीबॉडीज बनाना सिखाने में वक्त लेती है लगभग 7 से 10 दिन। इस बीच के विंडो पीरियड में वायरस ब्रेन की तरफ बढ़ सकता है। रिग इस क्रूशल टाइम गैप को भर देता है। इस इंजेक्शन को जितना हो सके घाव के अंदर और उसके आसपास लगाया जाता है, ताकि ये वायरस को एंट्री पॉइंट पर ही रोक सके। कैटेगरी 3 के घावों यानी गहरे घाव या खरोंच जहां से खून निकला हो, के लिए वैक्सीन के साथ रिग देना अनिवार्य है। यह एक लाइफ सेविंग कॉम्बिनेशन है। जब रबीज के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, तो मेडिकल साइंस के पास कोई स्टैंडर्ड इलाज नहीं है। इस निराशा में एक बेहद विवादास्पद और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट का जन्म हुआ, जिसे मिल्वॉकी प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रोटोकॉल को डॉक्टर रॉडनी विलोबी ने 2004 में एक 15 साल की लड़की जाना गीसे पर इस्तेमाल किया था, जिसे एक चमगादड़ ने काटा था और उसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। वो सिम्टम्स के बाद बचने वाली पहली इंसान बनी। इस प्रोटोकॉल में मरीज को एक इंड्यूस्ड कोमा में रखा जाता है, ताकि ब्रेन की एक्टिविटी को कम किया जा सके और यूज वायरस के डिस्ट्रक्टिव असर से बचाया जा सके। इसके साथ ही यूज एंटीवायरल दवाइयों का एक कॉकटेल दिया जाता है। आइडिया ये है कि कोमा में रहते हुए मरीज का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना लेगा। हालांकि जानना बच गई, लेकिन इस प्रोटोकॉल को जब दूसरे मरीजों पर ट्राई किया गया, तो इसकी सक्सेस रेट बेहद कम रही। आज ज्यादातर मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे एक वायबल ट्रीटमेंट नहीं मानते हैं, पर यह उस उम्मीद को दिखाता है कि शायद कभी इस बीमारी का इलाज मिल सके। हमने इलाज और प्रोटोकॉल्स की बात की, लेकिन रबीज का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और सबसे अहम सच ये है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार सिम्टम्स शुरू हो गए तो मौत निश्चित है। इसलिए बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। फॉर्चुनेटली रबीज 100% प्रिवेंटेबल है। अगर संदिग्ध एक्सपोजर के बाद सही कदम उठाए जाएं, तो इस बीमारी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला कदम, घाव को बहते पानी और साबुन से कम 15 मिनट तक अच्छे से धोना। ये सिंपल सा एक्शन वायरस की संख्या को घाव में ही 90% तक कम कर सकता है। दूसरा कदम, तुरंत डॉक्टर के पास जाकर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी पीपी शुरू करवाना, जिसमें रबीज वैक्सीन के इंजेक्शंस शामिल हैं। तीसरा कदम, अगर घाव गहरा है यानी कैटेगरी 3, तो वैक्सीन के साथ रबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या रिग भी लगवाना। ये 3 कदम आपकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकते हैं। इस मामले में कल करेंगे जैसा एटीट्यूड जानलेवा हो सकता है। फैक्ट नंबर 16, द स्टैगरिंग इकोनॉमिक कॉस्ट। रबीज का असर सिर्फ इंसानी जान पर ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ता है। इस बीमारी से बचाव, कंट्रोल और इसके कारण होने वाले नुकसान का कुल आर्थिक बोझ हर साल लगभग 8.6 बिलियन US डॉलर्स यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपीस है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी पीईपी पर होता है। हर साल दुनिया भर में लगभग 29 मिलियन लोगों को कुत्ते के काटने के बाद पीएफ दिया जाता है। इसके अलावा इस बोझ में जानवरों, खासकर पालतू पशुओं की मौत से होने वाला आर्थिक नुकसान, जानवरों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स का खर्च और रबीज सर्वेलेंस पर होने वाला खर्च भी शामिल है। ये 8.6 बिलियन डॉलर्स हमें याद दिलाते हैं कि रबीज सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक विकास की बढ़ा भी है। इस पैसे को अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या दूसरी बीमारियों पर खर्च किया जाता तो कितना फायदा हो सकता था। इसलिए रबीज को खत्म करना न सिर्फ जिंदगियां बचाएगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होगा।
फैक्ट नंबर 17, द अनप्रिडिक्टेबल वेटिंग गेम। रेबीज वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड यानी वायरस के शरीर में घुसने से लेकर पहले लक्षण दिखने तक का समय बेहद वेरिएबल और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। आमतौर पर यह 1 से 3 महीने का होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वायरस कितनी मात्रा में शरीर में गया है, घाव कहाँ है, घाव की गहराई कितनी है और व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसी है। अब तक का सबसे छोटा रिकॉर्डेड इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ 4 दिन का था, जो एक बच्चे में देखा गया जिसे चेहरे पर कई जगह काटा गया था। वहीं दूसरी तरफ सबसे लंबा रिकॉर्डेड इंक्यूबेशन पीरियड 19 साल से भी ज़्यादा का है। एक केस में एक व्यक्ति को बचपन में कुत्ते ने काटा था और उसके लक्षण 19 साल बाद उभर कर आए। ये एक्सट्रीम वेरिएबिलिटी इस बीमारी को और भी डरावना बनाती है और इस बात पर जोर देती है कि किसी भी संदिग्ध काटने को, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमने बात की थी कि वायरस हमारे नर्वस सेल्स में घुस जाता है, लेकिन ये होता कैसे है? रेबीज वायरस बेहद चालाकी से हमारे ही शरीर के सिस्टम को धोखा देता है। हमारे नर्वस सेल्स और मसल्स के जंक्शन पर एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे निकोटिनिक एसिटिलकोलाइन रिसेप्टर यानी NACHR कहते हैं। इस रिसेप्टर का काम हमारे नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स को आगे बढ़ाना है। यह एक जरूरी कम्युनिकेशन पॉइंट है। रेबीज वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन G, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, इस रिसेप्टर के लिए एक चाबी की तरह काम करता है। वायरस इस रिसेप्टर से ऐसे जुड़ जाता है जैसे वो कोई ज़रूरी सिग्नल हो और सेल यूज़ गलती से अंदर ले लेता है। एक बार अंदर आने के बाद वायरस अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है। वहाँ से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सफ़र करता है। जब वायरस ब्रेन में पहुँच जाता है तो वो वहाँ से सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियों में फैल जाता है ताकि वो अगले होस्ट तक पहुंच सके। यह एक मास्टर प्लान है जो एवोल्यूशन ने सदियों में परफेक्ट किया है। कई बीमारियों का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट एक स्टैंडर्ड तरीका है। हम सोचते हैं कि खून का सैंपल देकर किसी भी इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है, लेकिन रेबीज के मामले में ये बिल्कुल गलत है। रेबीज वायरस नॉन वायरेमिक होता है, जिसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन के किसी भी स्टेज पर खून में सर्कुलेट नहीं करता है। इसलिए एक स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट से रेबीज का पता नहीं लगाया जा सकता। वायरस काटने की जगह से सीधा नर्वस सिस्टम में घुस जाता है और वहीं रहता है, खून के प्रवाह में आए बिना। ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, क्योंकि खून में आने से वो हमारे इम्यून सिस्टम के सर्कुलेटिंग सेल्स के सीधे हमले में आ जाएगा। खून में वायरस की अनुपस्थिति ही इसके डायग्नोसिस को इतना मुश्किल बनाती है और इसके लिए सलीवा, स्पिनल फ्लूइड या स्किन टिश्यू जैसे सैंपल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ज़रूरी जानकारी है जो कई गलतफहमियों को दूर करती है। इतने डरावने फैक्ट्स के बाद आखिर में एक उम्मीद भरी खबर। दुनिया भर की प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाएं जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर एक लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य का नाम है 0/30। इसका मतलब है कि साल 2030 तक कुत्तों के काटने से होने वाली इंसानी मौतों को पूरी तरह से खत्म करना। यह एक महत्वाकांक्षी लेकिन हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है। इसका फोकस वन हेल्थ अप्रोच पर है, जिसमें इंसानी स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण को एक साथ देखा जाता है। इस स्ट्रैटेजी के 3 मुख्य स्तंभ हैं: कुत्तों का मास वैक्सीनेशन, इंसानों के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी पैपी की उपलब्धता बढ़ाना और लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाना। अगर हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने तो हम आने वाली पीढ़ी को एक रेबीज मुक्त दुनिया दे सकते हैं। ये एक लड़ाई है जिसे हम जीत सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे रेबीज के बारे में 20 फैक्ट्स। हमने देखा कि ये वायरस कितना चालाक, कितना घातक और कितना कॉम्प्लेक्स है। इसके बुलेट शेप से लेकर इसके 0/30 गोल तक हर फैक्ट हमें इस छुपी हुई दुनिया के करीब लाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपके दार को जानकारी में बदला होगा, क्योंकि रेबीज से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान ही है।
जब हम जानते हैं कि घाव को धोना कितना ज़रूरी है, वैक्सीन कब लेनी है और इम्यूनोग्लोबुलिन की क्या अहमियत है, तब हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। यह जानकारी सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करें। अपने पालतू जानवरों, खासकर कुत्तों और बिल्लियों का समय पर वैक्सीनेशन करवाएं। आवारा जानवरों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, लेकिन उनके प्रति क्रूरता न दिखाएं। अगर आप किसी को देखते हैं जिसे किसी जानवर ने काटा है, तो उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प लेने के लिए प्रेरित करें। आपकी एक छोटी सी सलाह किसी की जिंदगी बचा सकती है। याद रखिए, हर साल हजारों मौतों को रोका जा सकता है। ये मौतें इसलिए नहीं होती क्योंकि रबीज लाइलाज है, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि जानकारी और समय पर एक्शन की कमी होती है। रबीज से बचाव ही सबसे बड़ी जीत है। टाइमली एक्शन लें, सेफ रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।